गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डिस्कशन थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आइए सभी लोग क्वेश्चन की तरफ फोकस किया जाए। देखिए क्वेश्चन 186 पे क्या कह रहा है। तो कहता है कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू, कॉस्ट एनालिसिस क्या रेफर कर रहा है, रेफर्स टू स्टडी ऑफ डैश इन रिलेशन टू डिफरेंट प्रोडक्शन क्राइटेरिया। कॉस्ट एनालिसिस बेसिकली किस चीज को डिनोट करता है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस्ट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं भैया, तो हम लोग कॉस्ट को स्टडी करते हैं, कॉस्ट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि ये प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में प्रोडक्शन के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। तो अब आप ही बताइए, कहता है कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू स्टडी ऑफ क्या, क्या स्टडी, तो भैया सिंपल स्टडी ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू डिफरेंट प्रोडक्शन क्राइटेरिया। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें 100 यूनिट बनाना है, 100 यूनिट बनाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, ये कॉस्ट एनालिसिस बता रहा है। अगर हमें 200 यूनिट बनाना है तो भैया लैंड लेबर कैपिटल कितना लगेगा, कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच मतलब कितने पैसों का इनपुट चाहिए तो हम कितने पैसों का आउटपुट बता पाएंगे। इस चीज के स्टडी को हम कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। तो कॉस्ट एनालिसिस हमेशा कॉस्ट को स्टडी करता है। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो बिना परेशान हुए आप राइट ऑप्शन पे टिक कर दें, बी कॉस्ट। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन जूम कर देता हूं। चलो क्वेश्चन 187 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 187 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 187 में कह रहा है कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ, कॉस्ट किस चीज का फंक्शन है, कॉस्ट इज अ डैश फंक्शन, डायरेक्ट फंक्शन, डिराइव्ड फंक्शन, बोथ डायरेक्ट एंड डिराइव्ड, या नॉन ऑफ द अबव। देखिए जो कॉस्ट होता है वो डायरेक्ट फंक्शन नहीं हो सकता, वो हमेशा डिराइव्ड फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें एक टेबल बनाना है, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमें एक टेबल बनाना है, ये हमारा टेबल हो गया। अब भैया इस टेबल के को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए, हमें पेंट चाहिए, हमें नेल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। टूल्स की जरूरत पड़ेगी, एक कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी, फेविकॉल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कॉस्ट तो बाद में लगेगा ना, सबसे पहले तो हमें इनपुट चाहिए। तो जो कॉस्ट है ना वो एक डिराइव्ड फंक्शन है। मतलब जब हम प्रोडक्शन के लिए डिसीजन लेते हैं, जब हम प्रोडक्शन के लिए सोचते हैं, तब जाकर कॉस्ट लगता है। जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक कॉस्ट नहीं लगेगा। तो पहले हम प्रोडक्शन करेंगे तभी जाके लागत लगेगी। इसीलिए कॉस्ट को कहा जाता है कि एक डिराइव्ड फंक्शन है। कॉस्ट कैसा फंक्शन है, तो कॉस्ट एक डिराइव्ड फंक्शन है। ओके, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट इज अ डैश फंक्शन तो कहिएगा कॉस्ट इज अ डिराइव्ड फंक्शन। राइट आंसर हो जाएगा डिराइव्ड। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट इज द रीस्टेटमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डैश इन मॉनेटरी टर्म्स। आप पढ़े हो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है, रीस्टेटमेंट है। मतलब किसी स्टेटमेंट का ये रीस्टेटमेंट है इन मॉनेटरी टर्म्स। आपको याद है हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर के, सॉरी कैपिटल के एंड लेबर एल। ये हम आपको पढ़ाए थे कि नहीं। तो जब हम उसी इनपुट और आउटपुट के अमाउंट को स्टडी करते हैं, देखिए फिर से समझिएगा, इनपुट और आउटपुट के फंक्शन को जब हम स्टडी करते हैं, मतलब मुझे कितना यूनिट बनाना है तो कितने पैसे लगे, सॉरी कितना यूनिट बनाना है तो कितना इनपुट लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कितना यूनिट बनाना है, कितना क्वांटिटी बनाना है, तो भैया कितना इनपुट लगेगा।
इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। लेकिन कितने पैसे का इनपुट लगेगा, तो भैया हम कितने पैसे का आउटपुट बना पाएंगे। तो जब हम मॉनेटरी टर्म्स में स्टडी करते हैं इस रिलेशनशिप को, तो ये कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। तो यही पूछ रहा है कि कॉस्ट फंक्शन जो है ये कौन से थ्योरी का रीस्टेटमेंट है। सिंपल यार, प्रोडक्शन थ्योरी है ना। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है उसी का तो रीस्टेटमेंट है मॉनेटरी टर्म्स में। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 189। देखिए 189 में क्या कह रहा है। Dash cost relates to those costs which involves the cash payment by entrepreneur of a firm। किस तरह के पेमेंट की बात हो रही है? अकाउंटिंग, मार्जिनल, इकोनॉमिक, इम्प्लिसिट। फिर से सुनिए। Dash cost relates to those costs which involves cash payment by entrepreneur। आपको पता होगा कि वो हर पेमेंट जिसको हम कैश में करते हैं उसको अकाउंट्स में लिख सकते हैं। तो अकाउंटिंग, कैश पेमेंट जो एंटरप्रेन्योर कर रहा है वो अकाउंटिंग कॉस्ट है। सिंपल सी बात है। आइए 190। अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, अकाउंटिंग कॉस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश कॉस्ट, इकोनॉमिक, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, अपॉर्चुनिटी। तो भैया अकाउंटिंग कॉस्ट किस तरह का कॉस्ट है? देखिए अकाउंटिंग कॉस्ट को हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहने का मतलब क्या है? वैसा कॉस्ट जिसका हम एक्चुअली में पेमेंट करते हैं, जिसका हम एक्चुअल डिसबर्समेंट करते हैं, मतलब वैसा खर्च जिसका हम सच में पेमेंट कर रहे हैं किसी को। तो अगर हम किसी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं, वो अकाउंटिंग कॉस्ट है। और जिसका हम पेमेंट करते हैं, अब लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना। तो अकाउंटिंग कॉस्ट ही क्या कहलाता है हमारा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। ओके चलिए क्वेश्चन 191 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है वेजेस पेड टू लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किस तरह के कॉस्ट के एग्जाम्पल है? क्या ये अकाउंटिंग कॉस्ट है? अरे हाँ भाई बिल्कुल है। आप सोच के देखो ना, आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हो, ये अकाउंटिंग कॉस्ट है। और जिस एक्सपेंस का हम एक्चुअली पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहलाएंगे और साथ साथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहलाएंगे। तो ये दोनों हो गया, पॉइंट 1 भी और पॉइंट 4 भी। तो आप देखिए पॉइंट 1 और पॉइंट 4 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि जब एक एंटरप्रेन्योर एक्चुअली में पेमेंट करता है किसी भी तरह के एक्सपेंसेस का, लेबर को पेमेंट करता है या आउटसाइडर को पेमेंट करता है, रॉ मटेरियल का पेमेंट करता है, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। ये अकाउंटिंग कॉस्ट है और हम इसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा डी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 192, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन 192 में क्या कहता है। कहता है इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स, इकोनॉमिक कॉस्ट किस तरह के कॉस्ट को इंक्लूड करता है? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट, या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, अकाउंटिंग प्लस डायरेक्ट। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट। हाँ, इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों आ जाएगा, अकाउंटिंग कॉस्ट भी आ जाएगा और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आ जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था कि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट आता है, अकाउंटिंग कॉस्ट भी आता है और साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आता है।
चलिए 193 पर आते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल्स टू, इकोनॉमिक कॉस्ट किसके बराबर है? अब इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या आया भैया? अब यहाँ पे ये बड़ा चिंता का विषय है। अभी जस्ट आपने यहाँ ऊपर एक लाइन पढ़ा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन तो दोनों सेम है ना? अब देखो बहुत स्लाइट डिफरेंस है। 192 का ऑप्शन हमारा क्या हुआ था? इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट। तो एक ऑप्शन देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट यानी इम्प्लिसिट तो होगा, लेकिन आप जानते हो ना कि अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर कौन सा कॉस्ट आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आता है। क्योंकि अकाउंटिंग कॉस्ट, देखो अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, होता है कि नहीं भैया? होता है। तो यहां अकाउंटिंग की जगह तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर हम टोटल कर देंगे तो इसके अंदर अकाउंटिंग भी तो आ जाएगा? बताइए, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 193 का राइट ऑप्शन होना चाहिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप ये भी बोल सकते हो इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बराबर भी है, और अकाउंटिंग कॉस्ट और इसके बराबर भी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट के बराबर भी है। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 194 क्या कहता है? कहता है डैश कॉस्ट आर द वैल्यू ऑफ foregone opportunity that do not involve any contractual obligation of cash payment। मतलब कोई contractual obligation नहीं है किसी भी तरह के कैश पेमेंट का। ध्यान से सुनिएगा, डैश कॉस्ट आर द वैल्यू ऑफ foregone opportunities। देखिए एक अब सवाल है कि सर किस तरह के कॉस्ट को हम मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं करते हैं लेकिन हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल समझिएगा, डिप्रिसिएशन, हम एक्चुअली में इसका कोई पेमेंट नहीं करते हैं लेकिन लिखते तो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये एक तरह का फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई मकान मालिक है, वो अपने ही घर पे बाहर उसके एक रूम है, बाहर एक कमरा है जिसको इसने शॉप बना रखा है। अब सोचिए अगर ये इसको रेंट पे लगाता तो कुछ तो पैसे आते ना। तो एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, जिसको वो खो रहा है। मतलब वैसा कॉस्ट जो कॉस्ट तो एक्चुअली में लग रहे हैं लेकिन उसका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिसबर्समेंट नहीं है, मतलब हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। समझिए, तो सवाल को देखिएगा, कहता है डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब आप किसी दायित्व में बंधे हुए नहीं है कि आपको पेमेंट करना ही करना है। तो वैसा कॉस्ट जो कॉस्ट तो है लेकिन हम किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, हम किसी बाहर वाले को पेड नहीं करते हैं। समझे? अब मान लो अगर हम किसी बाहर वाले से शॉप लेते तो इसका रेंट देना पड़ता ना हमें, हमें रेंट देना पड़ता, लेकिन खुद के घर पे था तो रेंट नहीं देना पड़ रहा था। इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। आते हैं क्वेश्चन 195 पर। 195 पे क्या कह रहा है? कहता है डैश इंक्लूड्स ऑल पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कह रहा है? डैश इंक्लूड्स ऑल पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा खर्च है जिसमें सभी पेमेंट आ जाते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाता है? तो देखो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों आ जाता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आ जाएगा और इसके एग्जांपल में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर दोनों आ जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 196, an entrepreneur must recover his dash cost
if he wants to earn normal and abnormal profit. देखिए, entrepreneur must recover his dash cost. वो अपना कौन सा कॉस्ट है जो रिकवर करना चाहता है, अगर उसको नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना है तो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट रिकवर करना है, मतलब वो दोनों तरह की मुनाफा कमाना चाहता है, दोनों तरह का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों रिकवर करना होगा। कौन कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। और आप जानते हो कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के समेशन को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। तो उसे इकोनॉमिक कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप रीड कर लो, पहले आप अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। 197 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। चले ध्यान से सुनिए। अ शॉप टेकन ऑन अ रेंट बाय एंटरप्रेन्योर। भैया जब हम रेंट पे लिए हैं तो रेंट तो पे करेंगे, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट कहां हुआ? सेविंग इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। हाँ, हम अपना ही पैसा बचाकर बिजनेस में लगाए, वेरी गुड। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि हम खुद को तो रिटर्न में कुछ नहीं ना देते हैं। बात तो सही है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का कोई पेमेंट नहीं होता है, तो ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिर देखिए क्या कहता है, एन इंडिविजुअल इज बोथ ऑनर और मैनेजर। मतलब वो खुद ही ऑनर है और खुद ही मैनेजर है, मतलब अपने ही बिजनेस में खुद काम कर रहा है। अब सोचो, अगर इतना काम ये कहीं और करता तो इसे कुछ ना कुछ तो पैसे मिलते। ऑब्वियसली खुद को तो ये सैलरी नहीं दे रहा होगा, खुद को तो कुछ पेमेंट नहीं कर रहा होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये दोनों के दोनों इम्प्लिसिट कॉस्ट के कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों ऑप्शन किस कैटेगरी में आते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट के कैटेगरी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 198 को एक बार रीड करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जिसका हम एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर बोरो मनी टू स्टार्ट। हाँ, अब देखो बाहर से अगर हम पैसे बोरो किए हैं तो जाहिर सी बात है हमें उनको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब हुआ वैसा खर्च जिसका हम पेमेंट करते हैं किसी बाहर वाले को। कहता है ऑप्शन 2 में प्रोड्यूसर इन्वेस्ट हिज सेविंग टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। नहीं, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। कहता वेजेस पेड टू वर्कर। हाँ बिल्कुल सही, ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एन इंडिविजुअल इज बोथ ऑनर, ये तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। यानी देखो दो ऑप्शन आपका एक्सप्लिसिट का है, एक ऑप्शन नंबर 1, एक ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 1 और 3 सी में आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए 199 पे आते हैं। कहता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू। ये किसके बराबर है? इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, जल्दी बताइए। इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट का हम डिफरेंस निकालें तो ये किसके बराबर आएगा? एक बार दिमाग लगाइए। सोच के देखिए। अरे भैया इम्प्लिसिट कॉस्ट आएगा। आपको पता है ना कि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर दोनों आता है, इम्प्लिसिट भी आता है और एक्सप्लिसिट भी आता है। और जब आप अकाउंटिंग कॉस्ट निकालेंगे तो दोनों का समेशन होता है, तो डिफरेंस निकालिएगा तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आएगा ना। देखिए आपको याद है कि नहीं, हम ले चलते हैं उस क्वेश्चन पे वापस।
ये देखिए, ये हम आपको उस समय बताए थे कि नहीं? ये देखिए, इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बराबर है, और इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के भी बराबर है। अब बताइए। फिर देखिए, एक मैंने आपको यहाँ ये भी बताया था, अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट कहलाता है ना। अकाउंटिंग कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? चलिए वापस से, किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? हाँ, 199 पे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ऑल बट वन इज नॉट इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच वन? टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या इम्प्यूटेड सैलरी टू ऑनर। देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो सब कुछ लिखा जाता है, टैक्स लिखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा जाता है, रॉ मटेरियल लिखा जाता है, लेकिन जब ऑनर खुद को सैलरी देता है तो ये नहीं लिखाता है। इसीलिए पूछ रहा है ऑल बट वन इज नॉट इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऑप्शन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 201 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 क्या कहता है? कहता है डैश कॉस्ट, देखिए, डैश कॉस्ट इन्वॉल्व्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ऑन वेजेस, मटेरियल, रेंट। इसमें से कौन सा कॉस्ट है जिसका हम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं? तो भैया, जिस खर्चों को हम एक्चुअली में पेड करते हैं उसको आउटले कॉस्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आउटले कॉस्ट। आप इलास्टिसिटी में एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़े होंगे, आउटले मेथड बोलते हैं, यानी जिसका हम एक्चुअली में पेमेंट करते हैं उसको आउटले कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 को एक बार पढ़िएगा। द कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर इन परचेजिंग, हायरिंग द सर्विसेज ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर इज रेफर्ड टू एज, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। जिसका हम एक्चुअली में पेमेंट करते हैं उस तरह के खर्च को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 पे आते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर आल्सो नोन एज, एक्सप्लिसिट कॉस्ट किस नाम से जाना जाता है? भैया, हम इसे अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, आउटले कॉस्ट भी कहते हैं, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तीनों नाम से जाना जाता है, अकाउंटिंग कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इन राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 204 पे आते हैं। फॉर एन इकोनॉमिस्ट द कॉस्ट मीन, कॉस्ट का क्या मतलब है? अरे सिंपल भैया, कॉस्ट का मतलब ही इकोनॉमिक कॉस्ट जिसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों आ जाए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, वेरी वेरी थैंक यू।